देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग सेकंड यूनिट एग्ज़ाम में हमारे 30 मार्क्स किस तरह से रखती है। असल में इस यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सच्चाई ये है कि आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा लेंथी अगर कोई यूनिट है तो वो यही है। देखिए, इसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम आज ही शुरू करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कितने मार्क्स का आता है, ऐसा सीबीएसई ने अपनी तरफ से कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया। मतलब बात समझिए, सीबीएसई ने ये तो बता दिया कि पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है, ये नहीं बताया है कि पर्टिकुलरली हर चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको मार्क्स का डिवीज़न बताऊंगा और वो टोटली बेस्ड होगा जो हमारे पिछले साल पेपर्स आए, पास्ट ईयर्स में जितने एग्ज़ाम्स आए, उनके एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं आपको यहाँ पे अंदाज़न बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स का आता है। देखिए, ये जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ये एग्ज़ाम में 6 to 8 मार्क्स, 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है। लेकिन कभी कभी 8 मार्क्स का भी यहाँ से आ जाते हैं। फिर सेकंड चैप्टर इसमें हम करने वाले हैं वो है गुडविल। गुडविल से आप समझ लीजिए कि एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स यहां से कवर होंगे। चैप्टर नंबर 3 इसमें आएगा चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का बेसिकली यहां पे मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वाला चैप्टर हमारे एग्जाम में थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस पे होता है, लेकिन फिर भी आप इसे 3 to 4 मार्क्स में तो रखिए। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इस यूनिट का 4th चैप्टर। एडमिशन ऑफ पार्टनर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरी बुक में और कोई भी चैप्टर नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों। इस चैप्टर से 100% कन्फर्म है कि एक तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ से 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, प्लस 1 मार्क्स के यहाँ से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। ये जिन पे मैंने टिक कर रहा हूँ ना, ये कंफर्म है कि इतना तो यहाँ से आएगा ही आएगा। मतलब ये वाला चैप्टर आपका 10 से 13 मार्क्स का वेटेज रखता है। और देखिए, 8 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन है, यहाँ से 100% ही आएगा ही आएगा। हालांकि ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, ये ऑप्शनल होता है। कई बार ये पार्टनरशिप के दूसरे चैप्टर से भी आ जाता है, लेकिन ध्यान से समझिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन होगा, ये पक्का है। दूसरा क्वेश्चन भी जो ऑप्शन में होगा ना, वो 8 मार्क्स का पार्टनरशिप से ही होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो यहाँ से आ गया 8 मार्क्स से। ये कंफर्म मत मानिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिशन के साथ ऑप्शन आ जाता है रिटायरमेंट का, प्लस इसके अलावा 3 मार्क्स का यहाँ से और आ सकता है। फिर हम इसके बाद करेंगे 6th चैप्टर, जिसका नाम होगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर से आप 3 to 6 मार्क्स का वेटेज रख लीजिए, 3 से 6 मार्क्स का यहां से आ जाता है। सेवंथ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म।
ये हमारे सिलेबस में 6 to 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। इसका मतलब पूरी पार्टनरशिप यूनिट में मैं आपको 7 चैप्टर्स कराऊंगा, ठीक उतने ही चैप्टर्स जितने इस दुनिया के अंदर कहा जाता है समंदर है, जितने इस दुनिया के अंदर कहा जाता है कि वंडर्स है, अजूबे हैं, उतने ही चैप्टर्स हैं हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। 7 चैप्टर्स, और ये 7 चैप्टर 30 मार्क्स के हैं। ठीक है जी। बहुत दिनों तक अब आप पार्टनरशिप ही करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा यूनिट है ये वाला। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। आइए शुरू करते हैं जी। पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए अब जरा, देखिए पहले इस चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक। असल में ये वाला जो चैप्टर है ये डिज़ाइन किया गया है आपको कुछ बातें बताने के लिए, जैसे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में किस तरह से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस की जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है बच्चा यहीं पे सीखता है। इसके बाद आने वाले 6 चैप्टर्स में आप उनके अलग अलग इवेंट्स को सीखते हैं। तो ये वाला चैप्टर एक तरह से पूरी यूनिट का बेस है। इसके अंदर हमें कुछ बातें क्लियर होंगी रिगार्डिंग पार्टनरशिप। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे मैं पार्टनरशिप कहूँ, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे पार्टनरशिप ना कहें, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 कारणों से। एक तो बेस डेवलप करने के लिए, और एग्जाम में भी यहाँ पे थियरी से पूरी पार्टनरशिप की थियरी में यहाँ से ही ज़्यादा आता है। तो चलिए अब समझते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, बिजनेस फॉर्म्स। देखो बेटे, बात ध्यान से समझो। बिजनेस करने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। मैं आपको वही फॉर्म्स बता रहा हूं बेटे। बिजनेस अगर मुझे करना है तो आमतौर पे 3 फॉर्म्स ऐसी है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और इन्हीं 3 फॉर्म्स को ही सीबीएसई ये चाहता है कि बच्चा 12th क्लास तक इनके बारे में बेसिक बातें सीख जाए। अब वो 3 फॉर्म्स क्या है? एक तो बिजनेस हो सकता है जी सोल ओनर का, जिसे आप सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हो। सोल ओनर में होता क्या है? इस बिजनेस की खासियत ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर होता है, मालिक एक ही होता है जी पूरे बिजनेस का। अब देखिए समस्या ये है कि अगर सिर्फ एक ही ओनर है पूरे बिजनेस का, तो वो ओनर बड़ी लिमिटेड कैपिटल लेकर आ सकता है, वो बहुत लिमिटेड स्केल तक ही बिजनेस को लेके जा सकता है। आमतौर पे जो सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस होते हैं वो एक शहर तक ही सीमित रहते हैं, एक शहर से आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि देखिए होता ही है कि वो कहाँ तक जाएगा बंदा, वो एक शहर में संभाल लीजिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इस बिजनेस की लिमिटेशंस है तो इंसान कभी भी सेटिस्फाई हुआ नहीं, इसलिए इसके आगे भी सोचा कि और ग्रोथ कैसे हो। और ग्रोथ करने के लिए फिर बनने लगी पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप देखिए ये दोनों ही फर्म्स होती हैं, ये सोल ओनर और ये पार्टनरशिप होती दोनों फर्म्स ही कहलाती है। लेकिन इसके अंदर एक ओनर होता है और पार्टनरशिप के अंदर आप ये पाएंगे कि इसमें कम से कम 2 ओनर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ओनर रखे जा सकते हैं 50। मतलब यहाँ पे हम 2 लोगों के साथ
2 लोग एक साथ मिलके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कम से कम। अगर 3 है तो वो भी कर सकते हैं, 50 है तो भी कर सकते हैं, लेकिन 50 से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में फिर आपको तीसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जाना पड़ता है, जो कि है कंपनी। बेटे कंपनी का हाल ये है कि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ ओनर्स जो है वो होने चाहिए 7, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ओनर हो सकते हैं अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इसमें ओनरशिप की कोई लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल बहुत बड़े अमाउंट में जनरेट की जा सकती है। ऐसा जो बिजनेस होता है जो कंपनी की फॉर्म में होता है, यही हमारा विदेशों में अलग अलग कंट्रीज में इसी तरह के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनी, आपने कभी नहीं सुना होगा मल्टीनेशनल फर्म। वो इसी वजह से क्योंकि बेटे फर्म जो होती है वो पार्टनरशिप और सोल ओनर में होती है, और इन दोनों ही फर्म्स की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, जिसके बाहर जाके काम नहीं कर पाती है। समझ में आई बात आपको? आगे देखिए। अब बेटे बात जरा ध्यान से समझो, इन बिजनेस फॉर्म्स की भी अपनी ही कहानी है। देखो होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ओनर है। जहां पे एक ऑर्डर होता है वहां पे झगड़े होने का कोई चांस ही नहीं है। भाई मैं अपने आप से थोड़ी झगड़ा करूंगा। तो जहां झगड़े नहीं होते वहां पे कोई भी कानून नहीं बनता, और इसका कोई कानून है भी नहीं। मतलब ये कि कोई लॉ नहीं बना हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो बेटे देखो पार्टनरशिप के बारे में ऐसा एक मुहावरा भी कहा जाता है कि साझे की गगरिया, गगरिया मतलब घड़ा मटका, साझे की गगरिया घूटे बीच बजरिया। मतलब साझे का जो घड़ा आप लेते हैं, अगर आपने साझेदारी में एक घड़ा खरीद लिया तो आप उसे घर ले जाने से पहले ही मार्केट में फोड़ लोगे। उसके पीछे का कारण ये है कि दो लोग आपस में जब भी मिलते हैं तो उनके अंदर कितना भी प्रेम हो, कितना भी स्नेह हो, कभी ना कभी लड़ाई जरूर होती है। तो बेटे क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होती है तो इस लड़ाई झगड़े को कैसे सुलझाया जाए, ये तो पक्का है जी। देखिए पार्टनरशिप है, एक से ज्यादा ओनर है, आपके ओनर के साथ असहमति हो सकती है, आपके बीच में डिससेटिस्फैक्शन होंगे। ऐसे में आप झगड़ा निपटारा करने के लिए पहुंचोगे कोर्ट में, वहां लठ लेके तैयार नहीं हो जाओगे कि आज वो लठ हाई करके देख लेते हैं, जो जीत गया बस वही हमारा माना जाएगा सुप्रीम। नहीं बेटे, ऐसे झगड़े नहीं सुलझते। बिजनेस के झगड़े जाते हैं जी फिर कोर्ट में। कोर्ट को अब झगड़े का निपटारा करने के लिए कानून की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी न किसी कानून की होने की आवश्यकता है। तो बेटे इस यहाँ पे 2 तरह के कानून चलते हैं। एक है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक और है LLP एक्ट 2008। अब जरा समझिए ये 2 कानून क्यों है। ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये बहुत पुराना कानून है। इतना पुराना कानून है कि हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और उससे पहले ये लॉ बन गया था। है सर, कंट्री अपनी आज़ादी में आप कह रहे हो उससे पहले कानून बन गया। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है ये बेटा। 1947 से पहले जितने भी एक्ट बने हुए हैं वो सारे ब्रिटिशर्स ने ही बनाए, और ये ब्रिटिशर्स का ही एक्ट है जो आज तक चल रहा है, आज भी बिजनेस को गवर्न कर रहा है, जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगर पुरानी चीज हो तो समय के साथ उसके अंदर खामियां डेवलप होने लगती है।
ऐसे ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ कमियां हैं। उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक नया कानून पार्टनरशिप के लिए बनाया 2008 में, जिसका नाम रखा गया LLP एक्ट 2008। नाउ व्हाट इज दिस LLP एक्ट? LLP का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इस वक्त में इंडिया में दो तरह के पार्टनरशिप एक्ट हैं। एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पहले से चला आ रहा है, और एक LLP एक्ट 2008। आपके सिलेबस में LLP एक्ट 2008 नहीं है, ये नहीं है। हमारे सिलेबस में जितनी भी बातें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट 1932 की ही होगी। तो मतलब आप ये जो पूरी यूनिट देख रहे हैं पार्टनरशिप की, ये एक ही कानून के मुताबिक बनेगी, वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी के ही लॉ लगेंगे हमारी पार्टनरशिप बिजनेस में। अब बेटे देखो, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑनर हुआ तो एक कानून की जरूरत पड़ी। यहाँ पे भी एक से ज्यादा ऑनर है और मैक्सिमम ऑनर की कोई लिमिट ही नहीं है। सोचो कितने ऑनर हो सकते हैं, पूरी जनता, पूरी पब्लिक ऑनर हो सकती है। अब ऐसी जगह पे तो हमें किसी ना किसी सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब डीलिंग पब्लिक के साथ है। तो बेटे जो कानून यहाँ पे गवर्न करता है कंपनीज को, उसे कहा जाता है कंपनीज एक्ट। ये वाला एक्ट 2013 में बना है। हालांकि इससे पहले भी एक कंपनीज एक्ट 1956 था, और उससे पहले कंपनीज एक्ट कुछ 1913 था, 1932 का था कंपनीज में। लेकिन आज के समय में जितने भी पुराने कानून कंपनी अधिनियम को लेकर बने हुए थे, वो सारे के सारे कानून खत्म कर दिए गए। पार्टनरशिप में दो कानून एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कंपनी में सिर्फ एक ही लॉ एक साथ चलता है, वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो यानी कि अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर हो जाए तो हमें कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और हमारी पार्टनरशिप को गवर्न करता है कौन सा एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटे जी पूरे चैप्टर में आप इस एक्ट के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, तो अच्छा है कि आप इसे याद रखें। LLP एक्ट को भले अभी के अभी भूल जाइए, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके दिमाग में फ्लैट बना ले, ठीक है जी, बाहर ना आए। ओके बेटे। सर इसका मतलब हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे क्या वो सारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होगी? हाँ बिल्कुल ठीक समझे हो सर, ये बात तो ठीक है। अब हमें ये बताओ, ये तो हो गया जी पार्टनरशिप बिजनेस कि पार्टनरशिप होता क्या है। लो बेटे अभी बताते हैं आपको पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सर वैसे जो हमें लग रहा है वो ये है कि दो लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर दें तो उसे हम पार्टनरशिप कह देते हैं। मान लो मैं और मेरा दोस्त है, वो मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर दे तो वो पार्टनरशिप है। एक सेंस में ये बात ठीक भी है, लेकिन कई सेंसेस में ये बात गलत भी है। अभी आप पढ़िएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का इतना आसान मीनिंग नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। असल में सच्चाई ये है कि पार्टनरशिप का मीनिंग बकायदा हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लॉ में बताया हुआ है। सोचो बेटे, एक डेफिनेशन, एक मीनिंग लिखने के लिए कानून बनाना पड़ा। वो इस वजह से कि आप हर एक चीज को जहां पे दो लोग जुड़े आप उन्हें पार्टनरशिप ना समझ लें। देखिए अब जरा, ये एक सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as under
सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, और वो किस तरीके से डिफाइन करता है, अब जरा वो देखिए क्या बताया गया है पार्टनरशिप के बारे में। पहले हम इसे लिखेंगे, इसके बाद इसे समझेंगे। तो लिखना स्टार्ट करिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share profits of a business कैरीड, ये लिखा हुआ है जी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए। ये है जी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा पार्टनरशिप का। देखो बेटे, हर एक कानून में अपने हिंदुस्तान के सेक्शंस गिवन है, सेक्शंस के अंदर बातें कही जाती है। तो एक है सेक्शन नंबर 4 जो पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन देता है, और ये डेफिनेशन पार्टनरशिप को पूरी तरह से कवर भी करती है। समझिए जरा क्या है ये डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन से हमें समझ में आएगा असल में हम किस तरह के फॉर्म को, किस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप में रख सकते हैं और किस तरह के बिजनेस को नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बेसिस पे कुछ फीचर्स बनेगी जो इस डेफिनेशन को समझाएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। कहते हैं जी पार्टनरशिप एक संबंध है पर्संस के बीच में। पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग मत समझ लीजिएगा। तो क्या सर जानवरों के बीच में भी हो सकता है? क्या जानवर मिलकर बिजनेस कर सकते हैं? ओहो, बहुत जल्दी बेटे तुम एनालिसिस करने लगते हो। नहीं, जानवर नहीं आते, लेकिन पर्सन में सिर्फ ह्यूमन बीइंग भी नहीं आते। इस बात को ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप संबंध है बिटवीन पर्संस जिन्होंने ये एग्री किया कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है या तो ये जो प्रॉफिट है कमाया होगा सबने मिलके, या फिर किसी एक व्यक्ति ने कमाया होगा और वो सब में बटेगा। इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। स्टिल ये डेफिनेशन अभी आपको पूरा मीनिंग नहीं समझाती है। इसके लिए हमें इस डेफिनेशन से निकलने वाले पॉइंट्स के थ्रू पार्टनरशिप के फीचर्स को समझना पड़ेगा। तो अब मैं आपको जरा पॉइंट्स बता रहा हूं, आप उन पर निशान लगाते हुए चलिएगा। सबसे पहला है पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ये है बेटे हमारा पहला पॉइंट। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन। तो पहली फीचर में मैं आपको बताऊंगा जी किस तरह का रिलेशन। फिर दूसरी फीचर है पर्संस, मतलब पर्संस कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते, कितने कम से कम कितने और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड, उन्होंने क्या करा हो जी? एग्री कर रखा हो, इसमें भी निशान लगाइए। और क्या एग्री कर रखा हो? टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, इस पे भी निशान लगाइए कि बिजनेस की होना चाहिए जिसके लिए पार्टनरशिप हो। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ये पूरा स्टेटमेंट। यहां से 5 फीचर्स निकलेंगे जिससे ये डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी कि पार्टनरशिप बिजनेस हम किसे कहते हैं। तो आप जरा मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए। लिखिए जरा, पॉइंट नंबर है 3।
फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ने वाले जी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप को कैसे पहचाने। किसी भी चीज की जब फीचर की बात होती है ना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है, तो असल में वो चीजें क्या होती है, ये होती है जी उसकी पहचान। ठीक है, पार्टनरशिप की पहचान। जैसे मैं आपको एक खेल की फीचर्स बताता हूं, आप बताइए जरा मैं किस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। एक खेल है बेटे जिसमें 11 खिलाड़ी एक टीम में और 11 खिलाड़ी दूसरी टीम में होते हैं, और उस खेल में दोनों टीम्स एक गोल गोल बॉल के पीछे भागते हैं। हाथ नहीं लगाना होता उस स्पोर्ट्स में, सिर्फ पैरों से खेलना होता है। फुटबॉल। यस, वेरी वेरी गुड। मैंने अभी आपको क्या नाम लेके बताया कि मैं कौन से स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं? नहीं, मैंने आपको सिर्फ बेटे उसकी फीचर्स बताई, आप पहचान गए। एक और ले लीजिए एग्जांपल, फीचर्स देखिए क्या काम करती है, फिर आप समझिएगा यही फीचर काम करेगी हम पार्टनरशिप को पहचानने में कि हाँ जी ये वाली जो बिजनेस है ये पार्टनरशिप है या नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें इंडिविजुअल प्लेयर्स खेलते हैं, टीम नहीं खेलती। दोनों के बीच में नेट लगा दिया जाता है और दोनों का जो कोर्ट है वो मेजर करके रख दिया जाता है। बेटे दोनों प्लेयर एक दूसरे की तरफ शटल कॉक को एक बल्ले के थ्रू मारते हैं। बताइए मैं किस खेल की बात कर रहा हूं? बैडमिंटन। यस, इट्स बैडमिंटन। तो बेटे ऐसे ही अब मैं आपको पार्टनरशिप की फीचर्स बताऊंगा जो कि निकलेगी डेफिनेशन से, और यही हमारी डेफिनेशन को याद करवाएगी। सबसे पहले जी पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पहले तो बात करते हैं बेटे पार्टनरशिप किस तरह के संबंध को कहा जाता है। देखिए आप अपने दोस्त के साथ मिलके ये तय करते हैं कि दोस्त 10 रुपए घर से तुम लेके आना, 10 रुपए घर से मैं लेके आऊंगा, हम दोनों मिलके आइसक्रीम परचेज करेंगे, आधी तुम खाना आधी मैं खाऊंगा, क्योंकि वो आइसक्रीम 20 रुपए की आती है। क्या ये साझेदारी हुई, पार्टनरशिप हुई? आंसर इज नो, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। व्हाई? अब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये किस तरह के रिलेशन होना चाहिए पार्टनरशिप में, इसे समझिए। लिखिए ओनली इकोनॉमिक रिलेशंस कैन बी termed as पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ये पहचान है कि दो लोगों के बीच में जो संबंध होगा ना वो पैसों को लेकर होगा, बेटे मॉनेटरी होगा। यहां पे दो दोस्त मिलते हैं, दोनों दोस्त मिलके आइसक्रीम खरीदते हैं, उनका उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है, उनका उद्देश्य तो आइसक्रीम का टेस्ट लेना है, आइसक्रीम के मजे लेना है। तो बेटे ये कतई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती है। ठीक है जी, अब आगे आइए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप संबंध है किन के बीच में? पर्सन्स के बीच में। अब आइए जी देखते हैं पर्सन्स किस किस को कहा जाता है। बड़ा मजा आने वाला है पर्सन्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां एग्जाम से कई बार पूछा भी गया। सेकंड फीचर आप लिखे पर्सन्स। पार्टनरशिप में पर्सन का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, लिखिए पर्सन इंक्लूड्स ए
नेचुरल पर्सन, और बी आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन के साथ ब्रैकेट में लिखिएगा एज पर लॉ। अब जरा ध्यान से समझिए, नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है जैसे कि मैं, जैसे कि आप, या फिर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग। हम हर इंसान को नेचुरल पर्सन कह सकते हैं, ठीक है जी। ह्यूमन बीइंग, ये सारे के सारे बेटे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो क्या मैं और आप मिलकर कोई साझेदारी कर सकते हैं? यस। क्या आप और आपके दोस्त मिलकर साझेदारी का बिजनेस कर सकते हैं? अगेन यस। आपके और आपके पिताजी, यस। कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, वो पार्टनरशिप के बिजनेस को शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या है आर्टिफिशियल पर्सन? देखो बेटे, आर्टिफिशियल पर्सन असल में ये पर्सन यानी कि इनकी एक पर्सनैलिटी मानी जाती है एज पर लीगल प्रोविजंस। कानून के नजर में इसे एक इंसान की तरह ही माना जाता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसी बॉडीज हैं जो नेचुरल पर्सन्स तो नहीं है, लेकिन आप उन पे केस कर सकते हो, वो आप पे केस कर सकते हैं। बेटी जी, केस करने के लिए किसी ना किसी पर्सन का होना जरूरी है ना, किसी न किसी व्यक्तित्व का होना जरूरी है ना जो केस करे। क्या मैं हवा पे केस कर दूं? हवा में वायरस है जी, आओ हवा पे केस कर दे और हवा हमें मुआवजा दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ बेटे आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे आप बाकायदा केस कर सकते हो, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी संस्थाएं आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में कवर होती है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ, जैसे कि सुनिए बेटे, मान लो आपने HDFC बैंक में अकाउंट खोल रखा है और आपने उसमें 1 लाख रुपए डाल रखे हैं। अब बैंक वाले आपको बताते नहीं जी और आपके अकाउंट को सील कर देते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ खरीद रहे होते, आप खरीद नहीं पाते। आप जाते हैं बैंक में जैसे ही जाते तो वहाँ पे जो गार्ड है वो आपको पकड़ लेता है और कहता है भैया बाहर हो जाओ, यहाँ अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वो रहा बाहर का रास्ता, बाहर पकड़ो। अब बताइए, अब आप मुझे ज़रा यहाँ पे क्या समस्या हो गई? हमें बाहर कर दिया गया। हम बेटे बड़ी कोशिश करते हैं बैंक में जाने की, वो गार्ड जाने नहीं देता, बल्कि एक घूसा और मार देता है मुंह पे। हम गिर जाते हैं, हम फिर भी बड़े जिद्दी हैं, हम सोचते हैं अब तो अंदर जाएंगे किसी न किसी तरह से। वो गार्ड इधर उधर बीड़ी पीने जाता है, आप अंदर जाते हो, बेटे मैनेजर मिलता है आपको, वो कहते हैं कौन हो जी आपने यहाँ पे जो अकाउंट हुआ बाहर हो तुम भी, वो भी एक चांटा मार देता और हमें बाहर कर देता है। बड़ी बेइज्जती होती है, अब बैंक में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आप मुझे ये बताइए ज़रा कि मैं केस किस पे करूँ? क्या मैं उस गार्ड पे केस करूँ, या मैं उस मैनेजर पे केस करूँ, या किसी और पे केस करूँ? मेरे पैसे कौन दिलवाएगा, गार्ड, मैनेजर या फिर बैंक? कौन दिलवाएगा बताइए, आप बताइए। बैंक दिलवाएगा बेटे। गार्ड पे और जो मैनेजर है उस पर आप फिजिकल असॉल्ट का केस डाल सकते हो कि साहब इसने हमें फिजिकली टच करा, लेकिन आप पैसे की रिकवरी का केस उन दोनों पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दोनों वहां पे सिर्फ एम्प्लॉय है और आप बैंक पे डाल सकते हो। क्या बैंक कोई इंसान है? नहीं, लेकिन फिर भी केस हो जाएगा। तो इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। सर इसका मतलब हम हर एक जो चीज जिसका नाम रख दें वो आर्टिफिशियल पर्सन हो जाता है? मतलब मैं सर इस पेन का नाम रख दूं, ये पेन है शाका लाका बूम बूम,
तो इसका भी क्या, इसके ऊपर भी केस हो जाएगा क्या? इसे भी आर्टिफिशियल पर्सन माना जाए? बेटा बस एक दिमाग लगा के देखना, आर्टिफिशियल पर्सन केवल उसे ही माना जा सकता है आप जिस पे केस करने की क्षमता, कैपेसिटी रखते हो। क्या इस पेन पे केस कर पाएंगे? ये पेन बेटे ऐसे आके मेरे हाथ में आके यहाँ पे लग जाता है और मेरे हाथ से खून निकलने लग जाता है और मैं इस पेन की तरफ देखता हूँ, आजा बेटा देखता हूँ तुझे कोर्ट में, और फिर मैं इसे कोर्ट में ले जाऊं, क्या इस पे केस कर पाऊंगा? नहीं। नो सर। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। इसी तरह से कई लोग अपने पेट का नाम रख देते हैं टॉमी। आप सड़क से जा रहे हैं, टॉमी आके आपको काट लेता है, किस पे केस करोगे? टॉमी पे या टॉमी के ओनर पे? ऑनर पे। ओनर पे। टॉमी इज नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल पर्सन क्या होता है और आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है। यस सर। ओके जी, यस सर। बताइए जरा इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है? नहीं बता सर, सुना है। ओके, देखिए मैंने आपको अभी तक ये बताया कि दो तरह के लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। पहला है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो दिमाग से ठीक नहीं है। इनसॉल्वेंट पर्सन होता है दिवालिया व्यक्ति। दिवालिया वो होता है जी जिसका सब कुछ बिक चुका है लेकिन वो अपना उधार नहीं चुका पाया। अब आप एक ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाते हो जिसका सब कुछ बिक गया और वो उधार नहीं चुका पाया, तो बेटा वो तो फिर से ऐसा करेगा। उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो पब्लिक से उधार लेगा फिर नहीं देगा, पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। अब जान से तो ऐसे व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता और पैसे वो किसी तरीके से देगा नहीं। तो ऐसे लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि भाई साहब आप किसी भी पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। आपने अपने आप को इंसॉल्वेंट भले डिक्लेयर करवा लिया हो लेकिन आप पार्टनरशिप में नहीं जा सकते फिर। ये बात समझ में आई? बोलिए। बोलिए। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब दिवालिया व्यक्ति जो अपना उधार चुका नहीं पाया था। अब आइए पॉइंट नंबर सी पर। ये है पर्सन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। क्रिमिनल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आप एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आप कोई अपराधी रिकॉर्ड रखते हैं तो आप किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। मैं आपको इसमें एक जो सच में एक एग्जाम्पल है, एक सच्ची घटना है, उसके थ्रू आपको ये समझाता हूँ। बेटा दिल्ली में एक जगह है कनॉट पैलेस। आप सब ने ही उस जगह को सुना होगा, आप में से कई बच्चे वहां गए होंगे। कनॉट पैलेस में एक कैफे होता था। उस कैफे को अचानक पुलिस ने रातों रात आके ताला लगा दिया थी, बंद कर दिया। अगले दिन अखबार में खबर आई कि ये इस वजह से बंद किया गया है क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म में दाऊद इब्राहिम की सिस्टर, जिनका नाम था हसीना पारीकर, वो पार्टनर थी। अब दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, तो दाऊद इब्राहिम ने ये वाला जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, ये बेटे जी उसने कोई सत्संग से तो कमाया नहीं है, क्राइम से ही कमाया है। तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो पैसा होता है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड के पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने देते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों से ये कहा जाता है भैया पहले दूरी बना लो, नहीं तो कभी भी आके आपका बिजनेस सील हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इनवैलिड पार्टनरशिप। तो हमने ये बात की थी, तो देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन ये पार्टनरशिप में आ सकते हैं, लेकिन 3 ऐसे पर्सन हैं जो नहीं आ सकते: अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट पर्सन और पर्सन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। अभी इसके बारे में एक और बात करनी है, वो ये कि देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो सकते हैं।
मतलब आपके पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर। तो देखिए मिनिमम है 2, ठीक है, और मैक्सिमम है 50। और ब्रैकेट में एक और बात लिखिए, इन केस of professionals maximum number of partners can be 100। प्रोफेशनल्स के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100, more than 50, 100 नहीं, can be more than 50। एक और चीज लिख लीजिए, एक नोट, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम। लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स is a restriction on partnership which is imposed by section 464। सर हाँ जी बोलिए। सर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बाद क्या लिखा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज ए सर नोट रिस्ट्रिक्शन। में ओके ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टनरशिप which is imposed, IMPOSED, imposed by section 464 of Companies Act 2013। हाँ जी बेटे लिख लिया है, तो अब मैं आपको ये समझाना शुरू करता हूं। देखिए एक पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है, मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है 50, ठीक है जी। अच्छा ये 50 हो सकता है किसी भी बिजनेस में, बस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ये 50 से भी ज्यादा हो सकता है, वो है प्रोफेशनल्स का बिजनेस। सर ये प्रोफेशनल्स क्या होता है? बेटे देखो कई बार एडवोकेट, सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे प्रोफेशंस होते हैं। ये लोग क्या करते हैं जी, मिलके फर्म्स बनाते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति ने पार्टनरशिप को शुरू किया हुआ है तो उन पर 50 मेंबर्स की जो रिस्ट्रिक्शन है, 50 पार्टनर की जो रिस्ट्रिक्शन है, वो लागू नहीं होती है। देखिए क्योंकि ये एक एक्सेप्शन बात है, एक अनोखी बात है, तो इस वजह से ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, कई बार पूछी भी गई है। अब क्वेश्चन ये नहीं आता कि ये बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, वो तो हर कोई बता देगा जी 50। क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक बार एक सीए फर्म इस्टेब्लिश की गई और उस सीए फर्म में देयर वर 57 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब आपसे सवाल किया जाएगा, गिव एन एडवाइस, इज दिस ए वैलिड पार्टनरशिप और नॉट? आप बताइए कि ये वैलिड पार्टनरशिप है या नहीं। अब जिस बच्चे ने 50 मेंबर रट रखे होंगे कि भैया 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, ठीक है, जिस बच्चे ने ये रट्टा मार रखा होगा, आप समझिएगा वो तो इसे इनवैलिड ही कहेगा।
लेकिन 50 के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर वो प्रोफेशनल है, मतलब वो सीए है, वो लॉयर है, या फिर वो डॉक्टर है, ठीक है जी, अगर वो इनमें से कोई है, आर्किटेक्ट है, तो बेटे वो 50 से ज्यादा पार्टनर रख सकता है, ये वैलिड है। समझ में आ गया आपको ये? बोलिए। अच्छा बेटे जी, अब एक और बात सुनिए बेटे, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है, आपको जान के हैरानी होगी, पार्टनरशिप पे जो एक्ट लगता है, कानून लगता है, वो है जी पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन समझिएगा, ये जो अपना कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये कंपनीज एक्ट में, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होने चाहिए। ये बात असल में आती है जी दूसरे कानून से, कंपनीज एक्ट 2013 से। वो उसके अंदर एक सेक्शन है 464 जो ये कहता है जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 50। अब ये भी एक बड़ी अनोखी बात है, चल रहा है पार्टनरशिप और कोई एक दूसरा कानून है जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा गया है कि ये बताइए जरा, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की सीमा है, ये कौन से कानून के तहत तय की गई है? तो आपका जवाब होगा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? यस सर। देखो बेटे, कल हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। ये देखिए जरा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हमने इसमें अभी तक क्या क्या किया है एक बार जरा देख लेते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि देखिए, बिजनेस करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 12th क्लास तक आपको 3 तरीकों पे फोकस कराया जाएगा। इन्हें आप बिजनेस की फॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो ये जो बिजनेस की फॉर्म्स है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है और कंपनी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जी जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर हो, और पार्टनरशिप का मतलब होता है जिसमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 हो। वहीं हमने कंपनी की बात करी, तो कंपनी एक ऐसे स्केल पे जाके बात करते थे जहां पे आपके नंबर ऑफ ओनर्स अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं कंपनी। ये तीनों चीजें 12th क्लास तक सीबीएसई आपको कराना चाहता है, ठीक है। एग्रीमेंट में हमने ये बात की कि देखिए, पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, दोनों तरह के एग्रीमेंट चल जाएंगे, बस उन सिचुएशन में पार्टनरशिप का नाम बदल जाता है। इसे कहा जाता है पार्टनरशिप विदाउट पार्टनरशिप डीड, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट है, कोई लिखित में बात नहीं लिखी गई है। पार्टनरशिप डीड असल में रिटन एग्रीमेंट होता है। तो अगर बेटे एग्रीमेंट रिटन है तो इसे कहा जाएगा कि पार्टनरशिप विद पार्टनरशिप डीड, ओके। और इसके अलावा मैंने आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, न जाने 5-6 बार, 7-8 बार ये 3 क्वेश्चन दर्शन दे चुके हैं अलग अलग तरीके से। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप के लिए? तो इसका जवाब है नहीं, रजिस्ट्रेशन कतई कंपलसरी नहीं है जी, सिर्फ एग्रीमेंट चाहिए होता है। फिर उसके बाद सवाल आता है कि क्या रिटन एग्रीमेंट कंपलसरी है? इसका भी जवाब है नहीं, आप ओरल एग्रीमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। फिर आता है जी अच्छा ठीक है, रिटन और ओरल दोनों से शुरू हो सकता है, लेकिन बेहतर तो रिटन है। तो ऐसी एडवाइस क्यों दी जाती है कि आप हमेशा रिटन एग्रीमेंट बनाइए, या फिर रिटन एग्रीमेंट को क्यों बेटर माना जाता है? तो उसके पीछे 3 कारण है कि भैया रिटन एग्रीमेंट अगर है तो वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पे एक्सेप्टेबल है, और इसके अलावा डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी होते हैं पार्टनर्स के बीच में उसको भी दूर करता है, और स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए भी रिटन एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है। समझ में आई बात? तो बेटे जी ये थे हमारे 3 कारण जिसकी वजह से हमें रिटन एग्रीमेंट चाहिए था।
ये लो, ये तीसरा फीचर हो गया डेफिनेशन से जो निकल के आया। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, हमने रिलेशन समझ लिया, पर्सन समझ लिया, हु हैव एग्रीड भी समझ लिया। अब आइए टू शेयर प्रॉफिट्स, फीचर नंबर है 4। देखो जरा, आज बेटे हम पार्टनरशिप को पूरी तरह से समझ जाएंगे कि पार्टनरशिप होता कैसे है। आप अगर मान लीजिए सपने में भी देख लेंगे ना इसे, तो भी चिल्ला के कहेंगे कि हाँ ये पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है। लिखिए पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट मोटिव। लिखिएगा पार्टनरशिप is regarded as a valid partnership if partnership is regarded as a valid partnership if it runs for profit motive। Full stop। Any charitable organization despite having partners, any charitable organization despite having partners is not regarded as a partnership। फुल स्टॉप। बेटे बहुत ध्यान से समझना, इस पे एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आया है 2011 में और 2015 में 2 बार। प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये है कि समझ लीजिए पार्टनरशिप में अगर आपको जाना है ना, तो आपका मकसद होना चाहिए भैया प्रॉफिट कमाना। अगर आपका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर आपका पार्टनरशिप नहीं है। आप अगर कोई चैरिटी पर्पस से 3-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यू कैन नॉट क्लेम इट एज ए पार्टनरशिप। वो एनजीओ है, वो एनपीओ है, पार्टनरशिप नहीं है बेटा। मैं आपको एक इस पर जो क्वेश्चन आया था वो बताता हूं। एक सवाल ये आया कि ABC ने मिलके ये डिसाइड किया कि वो एक मंदिर का निर्माण करेंगे और उस टेम्पल में सभी धर्मों को इक्वल जगह दी जाएगी। तो उस टेम्पल से होने वाली जितनी भी इनकम है वो बांटेंगे नहीं, उसे सोशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चैरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बेटे मुझे आप ये बताइए जरा, इस तरह के जो रिलेशंस है क्या उसे पार्टनरशिप का दर्जा दिया जा सकता है? हाँ या ना में जल्दी से बताओ। सभी बच्चे बताएं, एक बच्चा यहाँ पे सबके बिहाफ पे थोड़ी ना बोलेगा। बोलो बेटे। नहीं, उसके पीछे कारण क्या है कि पार्टनरशिप में एक चीज मिसिंग है। यहाँ इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, उनका प्रॉफिट मोटिव भी है, चैरिटी मोटिव है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ये बात मैंने लिखवा दी है कि कोई भी चैरिटेबल संस्था पार्टनरशिप नहीं होती है। ओके जी, ये हो गई फीचर नंबर 4। अब आ जाइए फीचर नंबर 5 पे। पहला था रिलेशन, फिर है पर्सन, फिर है एग्रीड, फिर है प्रॉफिट, फिर है बिजनेस। ये है 5th फीचर। अब देखिएगा
लिखिए, लिखिएगा पार्टनरशिप must run as a business. पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे रन करती है। लिखो बेटे जी इसमें, एनी पार्टनरशिप which is carried on a regular basis to earn profits। कोई भी पार्टनरशिप जो हम कैरी ऑन करते हैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट्स कमाने के लिए, इज ए वैलिड पार्टनरशिप, वो एक वैलिड पार्टनरशिप है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा co-ownership of a property is not a partnership। फुल स्टॉप। ध्यान से सब सुनिएगा और समझिएगा, पार्टनरशिप मस्ट रन एज ए बिजनेस। देखिए, आप कभी भी पार्टनरशिप में जाते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हो, इस बात को ध्यान से रखिएगा। बेटे, बिजनेस होता क्या है ना, ये कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आता। देखिए, बिजनेस के लिए एक चीज का होना जरूरी है कि आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और आप रिस्क ले रहे हो। इन दोनों काम से जो मुनाफा होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है। रिस्क प्लस रेगुलरिटी इज मस्ट फॉर ए बिजनेस। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दो भाइयों ने मिलकर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जिसमें 4 फ्लोर बनाए। दोनों भाइयों ने चारों फ्लोर्स को रेंट पे दे दिया और उस बिल्डिंग से जो रेंट आया दोनों भाइयों ने 50-50% बांट लिया। अब आपसे सवाल किया जाता है, क्या ये पार्टनरशिप है? तो इसका जवाब सुनिए, नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, वो कोई रिस्क नहीं उठा रहे। समझो बेटे, अगर किसी प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम आती है तो उसमें रिस्क काहे का? ये इनकम तो इस वजह से आ रही है ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अंदर कैपेसिटी है, उस प्रॉपर्टी में कैपेसिटी है प्रॉफिट अर्न करने की। इस वजह से बेटे ये इनकम आ रही है। ये कोई बिजनेस की वजह से तो नहीं आ रही, ये कोई आपके दिमाग लगाने की वजह से नहीं आ रही है, कोई आपकी कैपेसिटी की वजह से नहीं आ रही है। हाँ, अगर आपने उसमें पीजी खोल दिया होता तो आप दिमाग लगा रहे हैं, आप उसके साथ कुछ और एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो फिर हम इसे बिजनेस कह देते। बट केवल रेंट अर्न करना, इसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, इसे हम जॉइंट ओनरशिप कहेंगे या फिर को ओनरशिप कहेंगे। ठीक है जी। तो बेटे, पार्टनरशिप में बिजनेस का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो, समझ में आया? हाँ, यस सर। ओके बेटे जी। पॉइंट नंबर 6, लास्ट फीचर, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि देखिए, पार्टनरशिप में सारी चीजें या तो एक ही व्यक्ति कर रहा हो सबके लिए, या फिर सारे मिलके कर रहे हो। ठीक है जी। कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब सारे मिलके कर रहे हो, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब एक व्यक्ति ही सबके लिए कर रहा हो। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो वो पार्टनरशिप है। असल में ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल
ये एक फीचर को सिग्निफाई करता है जिसे कहा जाता है एजेंसी प्रिंसिपल। लिखिए एजेंसी प्रिंसिपल, पहले इसे लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। अच्छा ये टाइम अप हो जाएगा, आप जल्दी से लॉग इन करके आ जाइएगा। लिखो बेटे एजेंसी प्रिंसिपल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ध्यान से समझिएगा। लिखिए all partners are agent as well as principal। अच्छा ये वाला प्रिंसिपल है ना, ऐसे कर दीजिए ELE, एजेंसी प्रिंसिपल। ऑल पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखिएगा ईच पार्टनर कैन बाउंड अदर पार्टनर्स ईच पार्टनर कैन बाउंड अदर पार्टनर्स by his acts and similarly नहीं, सिमिलरली काट लीजिए, ये पूरा कट कर दीजिए, बस इतना ही होता है। ईच पार्टनर कैन बाउंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स, फुल स्टॉप। बस इतनी बहुत अच्छी बात है। लो बेटे अब पहले हम समझेंगे एजेंसी प्रिंसिपल, ठीक है। मैं पहली लाइन को पढ़ूंगा और इसका मतलब बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ऑल पार्टनर्स आर एजेंट, एजेंट का मतलब होता है सेवक या दूत। एज वेल एज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है किंग या फिर मुखिया, ठीक है जी। देखो बेटे ये जो एजेंसी प्रिंसिपल है ये असल में इंश्योरेंस कंपनी से लिया गया पॉइंट है। इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस किस तरह से बिकती है, आप जरा इस बात को समझिए, ये बात अपने आप पल्ले पड़ जाएगी। हमारे पास इंश्योरेंस बेचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट आता है और वो एजेंट कहते हैं कि भैया इंश्योरेंस खरीद लो, 10 साल तक आप इसमें 10-10 हज़ार रुपये डालो, 10 साल के बाद कंपनी आपको इसके बदले में इंटरेस्ट के साथ 10 करोड़ रुपए देगी। अब बहुत बड़ी बात बोल दी एजेंट ने। हमारे और एजेंट के बीच में कागज भी साइन किए जाते हैं। ध्यान रखिए उन पेपर पे 2 लोग साइन कर रहे होते हैं, एक एजेंट जो वहाँ एजेंट है, ठीक है, उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, एजेंट है, वर्ड को ध्यान से पकड़िएगा, और दूसरे हम 2 लोग होते हैं जी जो उस कागज पे साइन करते हैं। 10 साल बीत जाते हैं बेटे, उस एजेंट का पता नहीं कि वो कहाँ है। जानते हैं आपको पैसा कौन देगा 10 करोड़? एजेंट नहीं, वो कंपनी देगी। कंपनी ने उस कागज पे एक भी सिग्नेचर नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी वो पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। वाई? क्योंकि एजेंट के किए हुए हर काम से कंपनी बाउंड है, बंधी हुई है।
एजेंसी प्रिंसिपल में दो लोग होते हैं, एक होता है एजेंट और एक होता है कंपनी। एजेंट मतलब जो सेवक है, जो हमारे कहने पे काम करता है, और कंपनी का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि मुखिया। बेटे अपने दूध के, अपने सेवक के किए हुए हर कार्य के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है। एजेंसी प्रिंसिपल ये कहता है। अब ये पार्टनरशिप में किस तरीके से लगता है? पार्टनरशिप में ये इस तरीके से लगता है कि अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने कोई भी गलत काम करा, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बैंक से लोन ले लिया और लोन लेके भाग गया वो नेपाल, और नेपाल के थ्रू बेटे वो अलग अलग कंट्रीज में चला गया, अब ढूंढते रहो उसे। मान लीजिए 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने ऐसा घिनौना काम करा और वो भाग गया। जानते कानून बचे हुए 2 पार्टनर को पकड़ लेगा, भले उन्हें इस बात की भनक भी ना हो कि उस पार्टनर ने कुछ ऐसा फ्रॉड किया। मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कार्यों से बना हुआ है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो कार्य सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होने चाहिए। अगर वो अपने पर्सनल लाइफ में किसी का मर्डर कर देता है तो बाकी के बचे हुए पार्टनर को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन पार्टनरशिप के नाम पे अगर वो कोई गबन कर लेता है पैसे का, तो बाकी के बचे हुए पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा। ऐसा कहता है जी एजेंसी प्रिंसिपल। एजेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक पार्टनर एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, क्योंकि वो अपने काम से दूसरे पार्टनर को बांध सकता है। ठीक है, मैं आपको इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देता हूँ। ये एजेंसी प्रिंसिपल बेटे कोई नई चीज नहीं है, ये तो सदियों पुरानी रामायण की किस्से कहानियों से चली आ रही है। क्या आपने लास्ट ईयर टीवी पे टेलीकास्ट होने वाला शो रामायण देखा? हाँ सर, हमने देखा था। तो बेटे याद करो, रामायण में एक इंसिडेंट होता है जब रावण सीता माता को लेके चला जाता है, तो प्रभु श्री राम रावण की लंका के बाहर पहुंचते हैं, और लंका के बाहर पहुंच के वो अपनी तरफ से एक दूत भेजते हैं रावण को समझाने के लिए, जिस दूत का नाम था अंगद। ध्यान से समझिएगा, अंगद जाके रावण की सभा में बैठ जाता है। अब अंगद को वहां पे समझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये पट्टा आ जाता है जोश में, और जोश में आके राज दरबार में आके अपना पैर गाड़ देता है और कहता है भैया, जिसने मेरा पैर उखाड़ दिया, अगर मेरा यहां से पैर उखड़ गया तो समझ लेना कि राम जी अभी की अभी वापसी हो जाएंगे बिना सीता लिए। रामायण में बेटे एक चौपाई आती है, जो मम चरण एही उखारी, फिरहु राम सीता में हारी। मतलब अगर ये मेरा पैर यहां से उखाड़ा गया तो मैं छोड़ो, राम जी हार गए। अब बताओ ये कौन? और राम बेचारा इतनी मेहनत करके पहुंचा वहां तक, और ये वहां जाके बताओ बरगला रहा है कि भैया अगर तुमने मेरा पैर उठा दिया तो बस बात खत्म हुई। वो तो बेटे पैर उठा नहीं, अगर उठ जाता तो राम जी को वहीं से वापसी होना पड़ता, क्योंकि ये एजेंसी प्रिंसिपल है। अगर दूत ने कुछ भी कह दिया तो मालिक उसका जिम्मेदार है। इसी तरह से एक पार्टनर ने कोई काम कर दिया तो दूसरा पार्टनर उसका जिम्मेदार है एज ए प्रिंसिपल। अब बताओ आपको ये प्रिंसिपल पल्ले पड़ा है या नहीं? यस सर। ओके, तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। पार्टनरशिप के मैंने आपको 6 फीचर्स बताए, सारे के सारे फीचर्स यहां से निकल रहे थे पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि पार्टनरशिप है क्या चीज। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को देखना हो तो आप उसके अंदर ये 6 चीजें ढूंढिए। पार्टनरशिप में रिलेशन होना चाहिए इकोनॉमिक, और ये पर्सन्स के बीच में होता है। पर्सन्स का मतलब हमें पता चल गया। एग्रीमेंट होना चाहिए ओरल या रिटन, और उन्होंने प्रॉफिट्स को शेयर करना है, मतलब पर्पस चैरिटेबल ना हो और बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, और ये बिजनेस चाहे एक चला रहा हो या फिर सारे मिलके चला रहे हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक पार्टनर दूसरों के कार्यों से बना हुआ है।
ये था इस डेफिनेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद फीचर्स, और एग्जाम में यहां से बहुत बातें पूछी गई हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका इन 2 पेजेस से बनेगा, ठीक है। बताओ जी, सबको ये 7th फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिखिए, इन पार्टनरशिप liability of partners is unlimited. Full stop. It means that in order to pay off debts of the firm, personal assets of partners can be utilized. देखिए, ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी जो है पार्टनर की वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें डेब्ट पे करने हैं फर्म के डेब्ट्स पे करने हैं, तो पर्सनल एसेट्स, यहाँ एक कॉमा लगाइए, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो पर्सनल एसेट्स तक को भी बेचा जा सकता है इस डेब्ट को पे करने के लिए। समझ गए? बस बेटे जी, यहां आके हमारी सारी फीचर्स हो जाती है खत्म। देखो बेटे, राइट्स का मतलब है अधिकार, ड्यूटीज का मतलब है जिम्मेदारी एक पार्टनर की। देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं बिजनेस करेंगे या कहीं पे भी आप होंगे, तो आपके कुछ राइट्स भी हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। एज ए स्टूडेंट यू ऑल्सो पोजेस सम राइट्स, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बियर अप विद सर्टेन ड्यूटीज ऑल्सो। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर एक पार्टनर बिजनेस में आ गया तो उसके पास क्या क्या अधिकार है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1 मार्क में। तो मैं आपको 3 राइट्स और 3 ड्यूटीज लिखवा दूंगा, जिसमें से कोई आपको 1 या 2 ही पूछा जाएगा। लिखिए पहले, राइट्स ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के पास क्या अधिकार होता है? सबसे पहला अधिकार, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। देखिए, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये इनका अधिकार बनता है, कि पार्टनर उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी मांगे तो उसको हिस्सा दिया जाएगा। ये है जी पार्टनर का राइट। इसके अलावा ओनरशिप राइट, इन एसेट्स ऑफ द फर्म। दूसरा, पार्टनर के पास अधिकार ये है कि पार्टनर के पास ओनरशिप राइट है इन एसेट्स ऑफ द फर्म। ओनरशिप राइट का मतलब ये है मेरे बच्चों, देखिए एसेट्स हैं फर्म के पास,
मान लीजिए नए पार्टनर को हम 30% शेयर देंगे, जितने भी एसेट्स है ना फर्म के, उसमें 30% हिस्सेदारी बैठे बिठाए नए पार्टनर को मिल जाएगी, मतलब उस पार्टनर को होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए दो पार्टनर है और उनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने की रेशियो ये रखी गई है जी, एक पार्टनर को 30% और एक को 70% मिलेगा, तो उसी के हिसाब से इनका ओनरशिप राइट होता है। मतलब ये अगर मान लीजिए कि कोई एक एसेट बिका तो उसका 30% पैसा उस पार्टनर के पास जाएगा जिसका 30% शेयर था, और 70% पैसा उसके पास जाएगा जिसका 70% शेयर था। ये होता है जी ओनरशिप अधिकार। इसके अलावा तीसरा अधिकार सुनिए, इंस्पेक्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। इसके अलावा एक और जो बड़ा अच्छा अधिकार इनको मिला हुआ है वो है इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स। नाउ व्हाट इज दिस इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स? इस बात को समझिए। देखिए, एक पार्टनर मालिक है, ठीक है जी, पार्टनर ओनर होता है। बेटे अकाउंटेंट साहब हमने रखे हुए हैं जॉब पे, और वो सारा हिसाब किताब रखते हैं कि हमारे पास कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है। एक दिन अचानक एक पार्टनर को ये लगता है कि चलो मैं चल के देखता हूं कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। वो पहुंच जाता है जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कहते हैं कि अकाउंटेंट साहब सारी की सारी किताबें लेके मेरे सामने अभी के अभी आ जाओ, मैं चेक करूंगा। अब अकाउंटेंट साहब ये नहीं कह सकता बिजी हूं मैं, तुम बाद में आना। दूसरे पार्टनर ने मना किया हुआ है कि तुम्हें ये बुक ना दिखाई जाए, तुम बड़े चालाक व्यक्ति हो, तुम्हें मना किया गया है। किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बना सकता। अगर उसने बहाना बनाया तो वो ऑनर है, 2 मिनट में कहेगा तुम हमें मना करते हो, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, खड़े हो और बाहर हो जाओ, तुरंत जॉब से बाहर। समझ में आई बात? तो बेटे ये अधिकार होते हैं एक पार्टनर के, ये 3 अधिकार मिलते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, बट इट इज बेटर टू रिमेंबर ओनली 3 बिकॉज एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। बेटे देखो, हम अक्सर अपने राइट्स की बात करते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटीज की बात नहीं करते, जबकि होता यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार आता है तो उसके साथ उस पर जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक पार्टनर की ड्यूटीज क्या क्या होती है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली ड्यूटी, एक पार्टनर जब भी आएगा बिजनेस में और अगर लॉस हो गया तो जैसे बेटे पार्टनर के पास अधिकार था कि प्रॉफिट के अंदर वो हिस्सा मांग सकता है, तो ये फर्म के पास पूरा अधिकार है कि वो लॉस के अंदर हिस्सा दे पार्टनर को। तो लिखिए, टू शेयर लॉसेस ऑफ द फर्म। तो ये ड्यूटी है पार्टनर की, वो शेयर करे लॉसेस फर्म के। ठीक है जी, अगर वो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मांग रहा है तो वो पीछे नहीं हट सकता लॉसेस का बंटवारा करने से। लॉस का हिस्सा भी उसको शेयर करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, सेकंड, शेयर इन लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। अब बच्चों देखो, पार्टनर ने ये तो कहा साहब हमें ओनरशिप का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब हमें एसेट्स के अंदर ओनरशिप मिले। तो बेटे लायबिलिटी को कौन भुगतेगा? अब वो ये कहे भैया मैं तो देखो एसेट्स के अंदर हिस्सेदारी ले लूंगा, लायबिलिटी का भुगतान नहीं करूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर तुम एसेट्स के अंदर हिस्सा ले रहे हो तो इट इज मस्ट that you have to take part in payment of liability also.
तो ये इनकी जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हैं, मतलब जहां फायदा होता है वो इनका बन जाता है अधिकार, और जहां पेमेंट की बात आती है, जो जिम्मेदारी की बात आती है, तो ये बन जाती है इनकी जिम्मेदारी। ओके जी, तीसरा देखो बेटे, नॉट टू स्टार्ट a competitive business against firm। पार्टनर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस फर्म के अगेंस्ट ना खोले। इसका मतलब समझते हैं। देखो बेटे, मान लो दो पार्टनर ने मिलके एक हार्डवेयर की दुकान ओपन करी या हार्डवेयर का एक बिजनेस चलाया। हार्डवेयर होता है जो हमारे ये पाइप होते हैं, जो बिल्डिंग में आपके सैनिटेशंस होते हैं, ये मटेरियल को हम हार्डवेयर में काउंट करते हैं। लोहा वगैरह, ये सारी चीजें जो भी लगता है मकान के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर, ये सारा हार्डवेयर है। ए और बी ने एक हार्डवेयर की दुकान ओपन करी, ठीक है जी, पार्टनरशिप में करी। धीरे धीरे इन्होंने पैसा कमाया। अब बी ने ए से ये कहा, ए हमने पैसा बहुत कमा लिया है, आओ हम एक और यहां पे एक और इसी तरह की दुकान खोल दें ताकि हमारा प्रॉफिट का शेयर वहां से बढ़े। ए मना कर जाता है। बी क्या करता है जी, वैसा ही बिजनेस, हार्डवेयर का ही बिजनेस 4 दुकान छोड़ के खोल देता है अपने नाम से। ठीक है बेटा, पार्टनरशिप भी चल रही है और एक उसने अपनी अलग से दुकान खोल दी। तो समझ लीजिए, अगर उसने ऐसा किया है तो वो नए बिजनेस से जितना भी मुनाफा कमाएगा वो सिर्फ उसका नहीं होगा, वो बेटे दोनों पार्टनर्स में बटेगा। हालांकि देखिए उसमें दूसरी फर्म में वो नहीं है पार्टनर, लेकिन फिर भी बटेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर की पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकता। बेटे ऐसे तो फिर पार्टनरशिप चल ली, सबसे ज्यादा झगड़े इसी में होंगे। आप समझिए कि 2 पार्टनर जुड़ेंगे, उसमें से एक पार्टनर सीख लेगा, उसके पास पैसा होगा, वो एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस खोलेगा और इस पार्टनर की सारी बातें जानता है, ताला लगवा देगा जी वो तो बिजनेस में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिमिलर कॉम्पिटिटिव बिजनेस ओपन करें। समझ गए बात? तो ये है बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब तक 3-4 बार ये दर्शन दे चुका है। आई होप कि आपको ये अधिकार और जिम्मेदारियां बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आओ बेटे जी, अब इसके बाद धीरे धीरे अब हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5 लिखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, हमने इसके बारे में पहले बात की थी जब हम एग्रीमेंट फीचर पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि बेटे एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, ओरल और रिटन। जब रिटन एग्रीमेंट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। और जब ओरल एग्रीमेंट होता है तो हम कहते हैं जी पार्टनरशिप विदाउट पार्टनरशिप डीड, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। देखिए हमने इसमें यह भी बात की थी कि ये एडवाइस किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड हो। कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड अगर होता है तो ये बेटर होता है। आप कल को प्रोफेशनल बनेंगे, आप सीए बनेंगे, सीएमए बनेंगे, सीएस बनेंगे, आपके पास आपके शहर से, आपके मोहल्ले से लोग आएंगे और आपसे कहेंगे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें सलाह दें। क्या हम ओरल एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप करें? क्या हम ओरल एग्रीमेंट नहीं तो रिटन एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप करें? क्या बेटर रहेगा? तो आपको अब पार्टनरशिप डीड के बारे में सारी बातें पता होंगी, तभी तो आप उन्हें बता पाओगे। तो अब हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, ये सारी चीजें, और इसके अंदर कुछ क्या क्या क्लोजेस डाले जाते हैं। लिखिए अब जरा,
सबसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप डीड स्लैश आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, आप पार्टनरशिप डीड को एक और नाम से बुला सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। तो बेटे, पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? इज ए रिटन एग्रीमेंट among partners, फुल स्टॉप, बात खत्म हुई। भाई, पार्टनरशिप डीड क्या है या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? इट इज नथिंग बट ए रिटन एग्रीमेंट, एक लिखित समझौता होता है जी, और कुछ भी नहीं होता। ये तो हो गया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बताइए कोई 4 कंटेंट्स बता दीजिए पार्टनरशिप डीड के, मतलब हम पार्टनरशिप डीड में असल में क्या क्या लिखते हैं। तो बेटे, बात बड़ी आसान है, आप मुझे खुद बता पाएंगे अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया। देखिए, अब जरा देखो बेटे, पार्टनरशिप डीड में हमें क्या क्या बातें लिखनी पड़ेगी। भाई, अगर मैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवाता हूं, सबसे पहले मैं उस फर्म का नाम लिखवाऊंगा जिस फर्म को हम खोल रहे हैं, अपना नाम, अपने दोस्त का नाम, वो भी एड्रेस के साथ, क्योंकि कई बार 2 नाम सेम होते हैं। मान लीजिए मेरा नाम दीपक देशवाल है, तो और कोई दीपक देशवाल हुआ तो, समझ रहे हैं? आजकल तो आधार कार्ड का नंबर भी लिखा जाता है। तो बेटे, मैं क्या करूंगा, फर्म का नाम लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद पार्टनर का नाम लिखवाऊंगा, पार्टनर का एड्रेस लिखवाऊंगा, फिर फर्म का भी एड्रेस लिखवाऊंगा, क्योंकि 2 फर्म अगर सेम नाम की हुई तो भी गड़बड़ हो सकती है। समझ रहे आप बात को? फिर हमारे बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, हमारे बीच में किस तरीके से बाकी की पेमेंट की जाएगी, अगर कोई पार्टनर काम करेगा तो कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सारी बातें हमें पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में लिखवानी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा कोई 2 से 3 बातें याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। लिखो कंटेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फिर आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है जी। फिर लिखिएगा, ओहो, ADD आएगा जी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। और इसके अलावा हम क्या क्या चीजें लिखवाएंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, जिस रेशो में हमें प्रॉफिट का बंटवारा करना है आपस में, वो भी हम यहां लिख देंगे। और बेटे, इसमें देखो क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। डी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एफ, rate of interest
ऑन लोन। ये मैंने आपको कुल मिला के 6 ऐसी चीजें लिखवा दी जो पार्टनरशिप डीड का कंटेंट बनती है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। देखो बेटे, ऐसी कई चीजें हैं, जैसे कि बात करी जाए, आप अपने ना बुक में देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी बुक में ये पूरी डिटेल गिवन है। अगर आपको पढ़ना हो चाहिए और क्या क्या आ सकता है तो आप इसमें देख लीजिएगा। हालांकि हमारे एग्जाम पर्पस के बारे में अगर बात करें तो जितना मैंने आपको लिखवाया है इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप वहाँ से पढ़िए। इसमें और क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे इसमें ये बता दिया जाता है कि किस दिन से पार्टनरशिप शुरू होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ होंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा उसको लेके क्या रूल होंगे, अनगिनत बातें। और जो यहाँ पे लिखी हुई है ये भी पूरी नहीं है, ठीक है जी। मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट वी हैव टू रिमेंबर ओनली 2 to 3 थिंग्स, ठीक है। आप 6 आइटम है, कम से कम इन्हें याद करके रखिएगा। अब बेटे देखो, पार्टनरशिप डीड में हमने सारी बातें लिख दी होती है, करेक्ट। हमने ये लिख दिया होता है कि कभी भी अगर झगड़ा हो तो किन चीजों को देखा जाए जब झगड़ा हो रहा है। तो कोर्ट में जब भी झगड़ा पहुंचता है तो पार्टनरशिप डीड में जितनी भी चीज लिखी हुई है कोर्ट उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाता है। लेकिन बेटे मान लो एक ऐसी फर्म है जिसमें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और वहां पे झगड़ा हो गया और ये भी कोर्ट में गए, तो अब किस तरह से निपटारा किया जाए। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं वो है पॉइंट नंबर 6, जहां से हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की शुरुआत हो जाएगी। लिखिएगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। हम डिस्प्यूट्स किस तरीके से सेटल करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के, देखते हुए चलिए। देखिए, 2 तरह की फर्म हो सकती है पार्टनरशिप। एक ऐसी फर्म जहां पे रिटन एग्रीमेंट है, मतलब जहां पार्टनरशिप डीड है, और एक ऐसी फर्म जहां एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि विदाउट एग्रीमेंट है, या आप कह सकते हैं विदाउट रिटन एग्रीमेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये फर्म ओरल एग्रीमेंट पे चल रही है, ठीक है जी। देखो बेटे, अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट ये होता है ऑन बेसिस ऑफ रूल्स गिवन इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जो पार्टनरशिप डीड में हमने नियम बनाए हुए हैं उसी के हिसाब से हमारा झगड़ा सेटल होगा। लेकिन अब मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि विदाउट रिटन एग्रीमेंट है या ओरल एग्रीमेंट है, यानी कि इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं इस बात को, पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तब बेटे डिस्प्यूट को सेटल कैसे किया जाएगा।
देखिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस में डिस्प्यूट का सेटलमेंट होता है कानून के हिसाब से, और पार्टनरशिप पे जो कानून लगता है उस कानून का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड्स एब्सेंट है, नहीं है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। बेटे, इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेशली डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कुछ रूल्स गिवन है, जिन रूल्स को कहा जाता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स लगने चाहिए, ये रूल्स बकायदा हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन है। और ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं रूल्स पे चलने वाला है। इन रूल्स के बारे में हम बातें करेंगे कल से, पढ़ेंगे जी क्या होते हैं ये रूल्स और किस किस तरीके से अप्लाई होते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक इन्हीं रूल्स पे बेस्ड है। तो बस बेटे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच। कल मिलते हैं फिर से सेम टाइम।